गुप्त काल के अंतर्गत आज गुप्त वंश के प्रतापी शासक समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। समुद्रगुप्त इनकी उपाधि पर क्रमांक थी और समय 350 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश के बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। निसंदेह उसका काल राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जा सकता है। समुद्रगुप्त की जानकारी के स्रोत या साधन। सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत उसी का अभिलेख है जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी रचना उसके संधि विग्रहिक सचिव हरिसेन ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। इस मत के समर्थन में दो प्रमाण दिए गए। पहला, अभिलेख के ऊपरी भाग में मौर्य शासक अशोक का एक लेख अंकित है जिसे उसने कौशाम्बी में खुदवाया था, और दूसरा, चीनी यात्री वेनसांग ने अपने प्रयाग विवरण में इसका उल्लेख नहीं करता है। अतः संभव है मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया। प्रयाग स्तंभ पर समुद्रगुप्त के लेख के अतिरिक्त अशोक के 6 मुख्य लेखों का एक संस्करण, रानी का अभिलेख, कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने संबंधी आदेश, जहांगीर का एक लेख तथा परवर्ती काल का एक देवनागरी लेख भी उत्कीर्ण मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक का लेख मिलता है। इसमें बौद्ध संघ के विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्रों को दिया गया आदेश है, और उसके पश्चात समुद्रगुप्त का लेख अंकित है। ये लेख ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। प्रशस्ति की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। इस प्रकार यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। इसे काव्य कहा गया है। प्रशस्ति की भाषा प्रांजल एवं शैली मनोरम है। न केवल इतिहास अपितु साहित्य की दृष्टि से भी यह अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में समुद्रगुप्त की मृत्यु की तिथि नहीं दी गई है। साथ ही इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख भी नहीं मिलता है, जबकि समुद्रगुप्त के सिक्कों से यह पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ऐरण का लेख। प्रयाग प्रशस्ति के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित ऐरण नामक स्थान से भी समुद्रगुप्त का एक लेख मिलता है जो खंडित अवस्था में है। इसमें समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया, जो प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था। अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी मिलता है तथा उसे अनेक पुत्र और पौत्रों से युक्त बताया गया है। इस लेख से यह भी पता चलता है कि एरिकिन प्रदेश यानी ऐरण उसका भोग नगर था। इसके अतिरिक्त नालंदा से 2 ताम्र लेख प्राप्त हुए हैं जिनमें क्रमशः गुप्त संवत 9 और 5 की तिथियां अंकित है। इनमें समुद्रगुप्त का नाम तथा उसकी कुछ उपलब्धियां उल्लेखित हैं। इनमें समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। मुद्राएं। समुद्रगुप्त की विविध प्रकार की मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर प्रकाश डालती है। उसकी कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। पहली, गरुड़ प्रकार। इसके मुख भाग पर अलंकृत वेशभूषा में राजा की आकृति, गरुड़ ध्वज, उसका नाम तथा मुद्रा लेख। सैकड़ों युद्धों को जीतने तथा रिपुओं का मर्दन करने वाला अजय राजा स्वर्ग को जीतता है उत्कीर्ण मिलता है। पृष्ठ भाग पर सिंहासनासीन देवी के साथ साथ पराक्रम अंकित है। इस प्रकार के सिक्के नागवंशी राजाओं के ऊपर उसकी विजय का संकेत देते हैं। दूसरा, धनुर्धारी प्रकार। इसके मुख भाग पर सम्राट धनुष बाण लिए हुए खड़ा है तथा मुद्रा लेख, अजय राजा पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग को जीतता है, अंक उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर सिंह वाहिनी देवी के साथ उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है। तीसरा, परशु प्रकार। इसमें मुख भाग पर बाएं हाथ में परशु धारण किए हुए राजा का चित्र तथा मुद्रा लेख, कृतांत परशु राजाओं का विजेता तथा अजय है, उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर देवी की आकृति तथा उसकी उपाधि कृतांत परशु अंकित है। चौथा, अश्वमेध प्रकार।
ये सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण है। इसके मुख भाग पर यज्ञ रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रालेख राजा धीराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है। उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर राजमहिषी जो कि दत्त देवी थी की आकृति के साथ साथ अश्वमेध पराक्रम अंकित है। पांचवा व्याघ्र हनन प्रकार। इसमें मुख्य भाग पर धनुष बाण से व्याघ्र का आखेट करते हुए राजा की आकृति तथा उसकी उपाधि व्याघ्र पराक्रम अंकित है। पृष्ठ भाग पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति के साथ साथ राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। इस प्रकार के सिक्कों से जहाँ एक और उसका आखेट प्रेम सूचित होता है तो वहीं दूसरी ओर गंगा घाटी की विजय भी इंकित होती है। छठा वीणा वादन प्रकार। इनमें मुख्य भाग पर वीणा बजाते हुए राजा की आकृति तथा मुद्रालेख महाराजा धीराज राजसी समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है और पृष्ठ भाग पर हाथ में कर्णकोप्या लिए हुए लक्ष्मी की आकृति अंकित है। इस प्रकार के सिक्कों में उसका संगीत प्रेम सूचित होता है। अब समुद्रगुप्त की प्रमुख युद्ध तथा विजय। समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। वह एक महान विजेता था। उसकी दिग्विजय का उद्देश्य प्रयाग प्रशस्ति के शब्दों में धरणी बंध यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। प्रयाग प्रशस्ति उसकी विजयों का पूर्ण विवरण उपस्थित करती है। इसके अंतर्गत उसकी विजयों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में एक छोटा सा युद्ध किया जिसमें उसने 3 शक्तियों को पराजित किया। इसका उल्लेख प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति में मिलता है। इन शक्तियों के नाम इस प्रकार है। अच्युत, ये संभवतः नागवंशी राजा था जो अहिर क्षेत्र में शासन करता था। इस स्थान की पहचान बरेली में स्थित रामनगर नामक स्थान से की जाती है जहाँ अच्यु नामांकित कुछ सिक्के प्राप्त हुए। दूसरा नागसेन, यह एक नागवंशी राजा था जो पद्मावती में शासन करता था। तीसरा कोटकुलच, तीसरे शासक का नाम नहीं मिलता है। यह कहा गया है कि यह कोट वंश में उत्पन्न हुआ था। बताया जाता है कि जिस समय समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र में खुशियां मना रहा था उसकी सेना ने उसे बंदी बना लिया। दिल्ली तथा पूर्वी पंजाब से कोट नामधारी सिक्के मिलते हैं। लगता है वह इन्हीं भागों का शासक था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि समुद्रगुप्त ने इन तीनों राजाओं को एक ही युद्ध में परास्त किया अथवा अलग अलग युद्धों में। केपी जायसवाल का विचार है कि इन तीनों राजाओं ने एक सम्मिलित संघ बना लिया और समुद्रगुप्त ने इस संघ को कौशाम्बी में पराजित किया। किंतु इस प्रकार की मान्यता के लिए यद्यपि कोई प्रमाण नहीं है। इस युद्ध को आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहा जाता है। दक्षिणापथ का युद्ध। दक्षिणापथ से तात्पर्य उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच के प्रदेश से है। सुदूर दक्षिण के तमिल राज्य इसकी परिधि से बाहर थे। महाभारत में विदर्भ तथा कौशल के दक्षिण में स्थित प्रदेश को दक्षिणापथ की संज्ञा प्रदान की गई है। गंगा घाटी के मैदानों तथा दोआब के प्रदेश की विजय के पश्चात समुद्रगुप्त दक्षिण भारत की विजय के लिए निकला। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। इन राज्यों को पहले तो समुद्रगुप्त ने जीता किंतु फिर कृपा करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। उसकी इस नीति को हम धर्म विजय राजा की नीति कहते हैं और उसको संक्षेप में ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति भी कहा जाता है या फिर भ्रष्ट राज्योत्सन राजवंश प्रतिष्ठा की नीति भी कहते हैं। दक्षिण में समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों के संघ को पराजित किया। उनके नाम इस प्रकार है। कौशल का राजा महेंद्र, महाकांतर का राजा व्याघ्रराज, कौरल का राजा मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टर का राजा स्वामीदत्त, एरंडपल का राजा दमन, कांची का विष्णुगोप, अमुक्त का राजा नीलराज, वेंगी का राजा हस्तिवर्मा, पल्लव का राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र का राजा कुबेर और कुस्तलपुर का राजा धनंजय। इन राज्यों में कौशल से तात्पर्य दक्षिणी कौशल से है जिसके अंतर्गत आधुनिक रायपुर, बिलासपुर तथा संबलपुर के जिले हैं।
महाकांतर संभवतः उड़ीसा में स्थित वन प्रदेश था जिसे महावन भी कहा गया। कोरल के समीकरण के विषय में मतभेद है। कुछ इसकी पहचान दक्षिणी भारत के कोराड नामक ग्राम से करते हैं। पिष्टपुर आंध्र के गोदावरी जिले का पीठापुरम है। कोट्टर संभवतः उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोट्ठूर नामक स्थान था। एरंडपल की पहचान आंध्र के विशाखापट्टनम जिले में स्थित इसी नाम के स्थान से की जाती है। कांची मद्रास में स्थित कांचीवरम है और संभवतः विष्णुगुप्त राजा पल्लव वंशी राजा था। अमुक्त की पहचान संदिग्ध है, यह संभवतः कांचीपुरम के पास ही कोई नगर रहा होगा। वैंगी कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच स्थित नेल्लोर के उत्तर में वैंगी नामक स्थान है। यहाँ अस्थिवर्मा सलंकायन वंशी राजा था। पल्लक नेल्लोर तमिलनाडु जिले का पलक्कड़ नामक स्थान है तथा देवराष्ट्र की पहचान इतिहासकार डुब्रिल ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम यानी विशाखापट्टनम जिले में स्थित एलमचिली से नामक परगना के साथ की है। कुस्तलपुर की पहचान बार्नेट ने उत्तरी अर्काट में पोलूर के समीप स्थित कुट्टलपुर से की है। इतिहासकार डुब्रिल का विचार है कि समुद्रगुप्त के विरुद्ध पूर्वी दक्कन के राजाओं ने एक संघ बनाया जिसका नेता विष्णुगुप्त था। इस संघ से चंद्रगुप्त का युद्ध कोल्लेर झील के पास हुआ। ऐसा लगता है कि समुद्रगुप्त जिस मार्ग से अभियान पर आया था उसी मार्ग से वापस लौटा। उसने सुदूर दक्षिण में अपनी विजय पताका फहरा दी, किंतु दक्षिण के राज्यों को अपने प्रत्यक्ष शासन में लाने की चेष्टा नहीं की। ये उसकी महान दूरदर्शिता थी, क्योंकि ये राज्य उसकी राजधानी से दूर पड़ते थे और तत्कालीन आवागमन की कठिनाइयों के कारण उन्हें प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखना कठिन था। अतः समुद्रगुप्त ने बुद्धिमानी कर इन राज्यों को स्वतंत्र कर दिया और उन्होंने उसे अपना सम्राट मान लिया।